अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबर और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ इतवार की रात और अप्रैल की 5 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और अप्रैल की 6 तारीख है। नादरीन, सबसे पहले तो मेरी जानिब से मेरे तमाम क्रिश्चियन बहन भाइयों को बहुत बहुत ईस्टर का त्यौहार मुबारक हो। नाज़रीन, गुज़श्ता 30 घंटे मशरिक़ वस्ता और दुनिया के लिए काफ़ी ड्रामाई थे। हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक इंतहाई ड्रामेटिक ऑपरेशन के नतीजे में, जो काफ़ी पेचीदा भी बताया जाता है, उसके नतीजे में वहाँ से अपने एक जो दूसरा पायलट, जो कि गुमशुदा था, जो कि F-15 पायलट का जहाज़ का पायलट था, जिसे ईरानियों ने मार गिराया था, उसको उन्होंने बाजियाब किया। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ हुआ और उस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की खबरें हैं। हर किस्म की खबर में एक खबर मुश्तरक है, और वो ये कि अमेरिका का वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, ईरान का कितना नुकसान हुआ, ये इलाका कितना दूर अफ्तादा है, यहाँ पर क्या ईरान अमेरिकी ऑपरेशन को रोकने की पोजीशन में था। और ये कि अमेरिका में जो इतना बड़ा, अब ये जाहिर है कि बहुत बड़ा वाक़या है, और अमेरिकी हुकूमत किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी कि उनका कोई भी फौजी ईरानियों के हाथ लगे, और इसमें वो कामयाब हुए। ईरानियों के हाथ उनका फौजी नहीं लगा, और यूं वो जो सेकंड पायलट है, जो कि बुनियादी तौर पर वेपन्स ऑफिसर था, जो कि जहाज के वेपन सिस्टम को कंट्रोल करता है 15 के, वो अब महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। कहते हैं वो जख्मी हैं, लेकिन खैरियत से हैं। रैंक उनका फौज में यानी एयरफोर्स में कर्नल का बताया जाता है। और साथ ही जब दुनिया जो है ईस्टर का त्यौहार मना रही थी, तो उसी दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक इंतहाई मुतनाज़ ट्वीट सामने आया। यह ट्वीट ऐसा ट्वीट है कि जिसने दुनिया में बहुत सारे सवालात भी खड़े किए। अमेरिका के अंदर इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। अमेरिकी जो सियासी क़यादत है, दोनों साइड, यानी चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो या किसी भी पार्टी से ताल्लुक ना रखते हों, सब ने इस तक जो ट्वीट है उस पर तनकीद की है, जबकि सदर ट्रंप के जो हामी हैं वो इसका दिफा कर रहे हैं। इस ट्वीट में सदर ट्रंप ने काफी गालियां दी हैं, बेसिकली ईरानी कौम को उन्होंने गालियां दी हैं। और फिर साथ में आखिर में उन्होंने बुनियादी तौर पर अंग्रेजी में प्रेज बी टू अल्लाह या अल्लाह अकबर का नाम दिया है, गॉड इज ग्रेट। और उसके बाद फिर उस पर हर किस्म के अभी तबसरे आ रहे हैं कि ट्रंप ने क्या ये काम ठीक किया, और ये अगर उन्होंने ठीक किया तो फिर एक इतने कामयाब ऑपरेशन के बाद इनको इसकी क्या ज़रूरत थी। बहुत सारे सवालात हैं। तो ये जो ट्वीट है इसके ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसकी वजह से दुनिया में जो तक़सीम है, मेरा ख़्याल है वो मज़ीद गहरी हो रही है। अमरीकी कौम में जितनी तक़सीम है, वो भी ख़ासी गहरी हो रही है, क्योंकि अमरीका के बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस ट्वीट पर तनकीद कर रहे हैं। बहुत सारे अख़बारात, जिसमें कि न्यूज़ वीक शामिल है और न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े जितने भी अख़बारात हैं, कांग्रेस में कुछ लोग इस किस्म की आवाज़ें उठा रहे हैं कि इनको अब ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए। इस किस्म की आवाज़ें भी उठ रही हैं। जबकि सदर ट्रंप के हामियों का कहना है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। वो एक बुनियादी तौर पर अमरीकी कौम परस्त हैं, और वो अमरीकी मफादात के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसकी सियासत को साइड पर रखकर अगर हम इस बात का जायजा लें कि कितने बड़े एक ऑपरेशन के बाद, जो एसेंशियली कामयाब भी था और नुकसानदेह भी था। कामयाब इस तरीके से था कि अमरीकी फौजी ईरानियों के हाथ नहीं लगा, और नुकसानदेह इसलिए था कि अमरीका ने इसमें काफ़ी अपने एयर एसेट्स गंवाए, जो कि बहुत ज़्यादा, उनका भी मैं ज़िक्र भी करता हूँ, लेकिन मैं बयान को थोड़ा-सा ज़रा मज़ीद कमेंट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस कमेंट को कहें, मैं उसकी ज़ुबान नहीं दोहराऊँगा, क्योंकि मेरी राय में काफ़ी यानी गलत ज़ुबान है। लेकिन मैं उसे यूँ कहूँगा कि ये तौहीन-आमेज़ ज़ुबान थी। ये मुखालिफिन, यानी जो ईरान पर इल्ज़ामात भी थे और उनको धमकियाँ भी थीं। इसमें एक कौम परस्ताना, जारहाना लहजा भी था। इसमें एक पॉलिसी शिफ्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस पॉलिसी का एक बार तो फिर इज़हार था, जिसका वो बार-बार यानी ज़िक्र करते रहे। सदर ट्रंप बार-बार ईरान को ये वार्निंग देते रहे कि मैं आपके एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह व बर्बाद कर दूँगा, और अब उन्होंने उसमें कम्युनिकेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल कर दिया है, जिसमें पुल वगैरह भी शामिल हैं। वो कहते हैं मैं इन सबको तबाह कर दूँगा। और उसमें उन्होंने ट्यूसडे की रात 8 बजे, यानी अमेरिका की रात 8 बजे, मंगल की रात 8 बजे का टाइम दिया है कि अगर इस वक़्त तक ईरान ने अमेरिका के साथ कोई मुआहिदा ना किया, तो फिर ईरान के खिलाफ वो ऐसी जारहाना कार्रवाई करेंगे कि याद रखा जाएगा इसे। और फिर साथ ये कि इस ट्वीट के ज़रिए वो अपनी ताकत की, यानी अमेरिका की ताकत की जो बढ़तरी है, वो भी ज़ाहिर करना चाहते थे। जो उनकी बेस है, जो अमेरिका में उनकी बेस है, याद रखिए सर ट्रंप की बहुत बड़ी बेस है यहाँ पर। उनको बहुत बड़ी दुनिया ने वोट दिया है। गरचे उसमें काफ़ी लोग अब उनसे नाराज़ भी हैं, उनके पॉलिसी से भी इख्तिलाफ़ रखते हैं। तो उस बेस को भी गरमाने की एक कोशिश थी। और फिर जिस तरीके से उन्होंने जो धमकी आमेज़ जो रवैया इख्तियार किया, तो उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद ये
न सिर्फ यह कि सिफारती आदाब के खिलाफ है, बल्कि शायद ये कहीं ना कहीं अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी हो। तो ये हर किस्म के तरजीह हैं जिनका मैं आपको लुबे लुबाब पेश कर रहा था। जबकि जो अमरीकी सियासतदान हैं उनमें से अक्सरियत का यह ख्याल है कि सदर ट्रंप इस वक्त इंतहाई गुस्से की हालत में है। सदर ट्रंप के जो इस वक्त उनका जो मूड है, उसके ऊपर यकीनन सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन के बाद आपने एक पायलट को वहां से निकाला, तो उसके बाद फिर आप क्या अपनी बर्तरी के जरिए गालिम गलौज पर उतर आए हैं, या आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आपको वो नतज नहीं मिल रहे जिनकी आप तवक्को कर रहे थे, तो आप गालम गलौज पर निकल आए। वैसे जो सियाने हैं वो कहते हैं कि जब कोई भी शख्स गालम गलौज पर निकल आए, तो ये उसका सबसे कमजोर तरीन मोमेंट होता है, यानी दैट इज हिज वीकेस्ट मोमेंट, क्योंकि ये उस वक्त होता है कि जब इंसान या तो बहुत ज्यादा गुस्से में हवास पाख्ता हो जाता है और वो कुछ कह डालता है, चाहे तो वो उसकी नियत भी ना हो, वो चाहता भी ना हो, लेकिन वो कह डालता है। और या फिर वो ताकत के उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर वो समझते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, और ये है कि इसमें अगर किसी कौम को गाली भी दी जाए तो उससे भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो दो कैफियतें हैं। लेकिन जो ईरान में हुआ, उसके हवाले से सवालात बहुत ज्यादा हैं। सवालात ये हैं कि पायलट को तो बेशक रिट्रीव कर लिया गया, ये तो अभी खबरें हैं, लेकिन इस दौरान जो अमेरिका के एसेट्स को नुकसान पहुंचा, उसके हवाले से भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। यानी कहते हैं कि एक F-15 मार गिराया गया, उसके साथ A-10 जो दूसरा तैयारा था, लड़ाका तैयारा, वो मार गिराया गया। ये 3 अप्रैल का वाकया है। उसके बाद फिर जब ये कार्रवाई की गई संडे की अर्ली मॉर्निंग को, तो उस वक्त भी इस कार्रवाई में अमेरिकी एयरफोर्स और फौज के 2 MC-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन्स तबाह हुए। साथ इसके 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का जिक्र किया जा रहा है कि वो या तो उनको जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा या वो तबाह हुए, और 2 MH-6 लिटिल बर्ड नामी हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हुए, जो कि स्पेशल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें जो नैरेटिव आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी ये जहाज इसलिए तबाह किए गए कि वो ये जो रेतीला इलाका था जहाँ पे लैंड किए गए थे, वहां पे तो स्ट्रिप नहीं थी, एक मैदान था और वहां पर ये तैयारे उतारे गए थे। तो कहते हैं कि वो फिर वहां पर फंस गए थे और इसलिए उनको निकालना मुश्किल था, तो इसलिए उनको हमने तबाह कर दिया। वैसे ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर आप देखिए, अब्टाबाद ऑपरेशन भी जब हुआ था, तो उस वक्त भी अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स में से एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा था, और उसके बाद फिर उसको अमेरिकी अफवाज ने जाने से पहले उसको उड़ा दिया था, यानी उसको नुकसान पहुंचा दिया था ताकि इसकी टेक्नोलॉजी एक्सपोज ना हो। तो इस इम्कान को तो रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल जो है वो जो 2 हेलीकॉप्टर्स, बल्कि 4 हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके हवाले से तो जरूर उठता है, क्योंकि चले तैयारे तो फंस गए थे, लेकिन ये बाकी चारों को क्या हुआ था? जो 2 हेलीकॉप्टर्स थे उनको गिराया गया। ये जो MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर है, बड़े छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं, स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या ये गिराए गए? इसका मतलब है कि एंगेजमेंट ठीक ठाक हुई है, जो कि अमेरिका भी कह रहा है कि हुई है। तो यूं अब ये वादे नहीं है कि ये कामयाब ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? क्योंकि अब तक जो सामने आ रहा है तो वो 2 जहाज और कम से कम 2 से 4 हेलीकॉप्टर्स, 2 मुकम्मल तबाह और 2 जुजवी तौर पर या मुकम्मल तबाह। और जो रैकेज की तस्वीर आ रही है तो उस पर भी हर किस्म के तबसरे आ रहे हैं। कोई कह रहा है जी ये इनको मार गिराया गया है, कि इनको जमीन पर खड़े खड़े नहीं उड़ाया गया। हर किस्म की खबरें आ रही हैं। तो लिहाजा चूंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं उस पर राय नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद सदर ट्रंप की ये गालम गलोच समझ से बालातर है। क्या उनको अब जीत का बहुत ज्यादा यकीन हो गया, या उनको लगता है कि शायद वो इस जंग में फंस गए हैं? इसीलिए अब दो किस्म के बयानिए सामने आ रहे हैं। एक तो वो जिसके ऊपर मैंने इतनी लंबी बात की कि उनकी गालम गलोच से भरा हुआ ट्वीट, और फिर साथ अब आज एक्सियोस एक और खबर दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि जनाब अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलावास्ता जो है मुज़ाकरात जो हो रहे हैं पाकिस्तान और इजिप्ट और तुर्की के जरिए, वो कहते हैं कि उनमें कुछ प्रोग्रेस हुई है, और इस बात का इम्कान है कि शायद आने वाले दिनों में 2 फेज्ड एक सीज फायर डील हो जाए, जिसमें कि बुनियादी तौर पर 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जो होगा उसमें 45 दिन की सीज फायर होगी। इस दौरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलेगी, यानी ईरान के कंट्रोल में होगी, ईरान की मर्जी, जिसको छोड़े जिसको ना छोड़े। और साथ जो ईरानी यूरेनियम है, जो ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम है, उसको भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। जबकि जो दूसरा फेज है उसमें इस मामले का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा, और उसमें फिर देखा जाएगा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ खड़ा है, और ये कि ओवरऑल ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो गया, एनरिच्ड यूरेनियम हो गई, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुस्तकबिल हो गया। तो ये एक र्यूमर है, ये खबर गर्दिश कर रही है, एक्सियोस दे रहा है। एक्सियोस वैसे काफी काबिल एतमाद न्यूज सोर्स समझा जाता है, लेकिन यह खबर जिन साहब से मंसूब की गई है उनके बारे में बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने पहले भी गलत बयानी से काम लिया था और कहा था कि जी अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़ी पेशरफ्त हो गई है। बाद में वो खबरें
गलत साबित हुई। क्या एक पर तो फिर ये गलत साबित होंगी। कुछ लोगों की यह राय है कि चूंकि कल मंडे है, मंडे शुरू होने वाला है, पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, यहाँ होने वाला है, तो अब खौफ यह है कि ऐसा ना हो कि अगर आज जंगी खबरें बहुत ज्यादा हों या जंग में शिद्दत की खबरें बहुत ज्यादा हों, अमन की कोई बात ना हो, तो मार्केट्स मजीद नीचे जाएंगी। जितनी मार्केट्स नीचे जाएंगी उतना अमेरिकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। जितना तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा उतना अमेरिकी जेबों पर असर पड़ेगा। जितना अमेरिकी आवाम की जेब पर असर पड़ेगा उतना ही जो हुकूमत है उस पर प्रेशर आएगा। अभी मैं अपने एक फैमिली मेंबर से बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि जी फिनिक्स एरिजोना में आज पेट्रोल की कीमत $5.70 फी गैलन है, जबकि जो प्रीमियम पेट्रोल है उसकी कीमत $6.50 फी गैलन है। ये फिनिक्स एरिजोना में हो रहा है। कैलिफोर्निया में तो इससे भी हालात अबतर हैं। तो गोया यहाँ पर अब जो मामलात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर जो उसका इकोनॉमिक पेन है वो यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। इसीलिए एक तरफ बहुत ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है जो सदर ट्रंप की जानिब से आ रही है, और दूसरी जानिब ऐसी खबरें भी लाई जाती हैं, या हकीकत तो भी हो सकती है इन खबरों में। आई विश के इनमें हकीकत हो कि जंग खत्म हो, लेकिन हो सकता है कि ना हो। और हो सकता है कि ये मार्केट्स को मैनिपुलेट करने का तरीका हो, तो हमें ये नहीं मालूम, लिहाजा हम इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि पहले भी, माजी में भी कुछ ऐसा ही नजर आया जब अचानक कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी। आज इंटरनेशनल जो तेल की मार्केट है उसमें भी अभी, यानी मार्केट एशिया में खुली है, तो वहां पर शायद $110 फी बैरल तक चल रहा है। जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है, जबकि अमेरिका में तेल ज्यादा महंगा है, $112 फी बैरल तक पहुंच चुका है। और कल ये तकरीबन $114 पे में फिर रहा था। तो अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए इसकी सियासी कीमत भी बढ़ रही है। और मैंने हमेशा कहा है कि जितनी सियासी कीमत बढ़ेगी उतना ही यहाँ के सियासतदानों पर उसका प्रेशर आएगा। लेकिन यह जरूर है कि अमेरिका अब काफी ज्यादा एहतियात बरत रहा है। आज इत्तला यह है कि अमेरिका ने एक अमेरिकी ही कंपनी पर ये उनको रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जो ईरान का जितना भी इलाका है इसके हवाले से जितनी भी सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं उनको डिले कर दें। ये पहले भी ये खबर आई थी, लेकिन आज एक बार तो फिर ही आई है कि इन इमेजेस को डिले किया जाए ताकि इस खत्ते में अमेरिकी अफवाज की नकलो हरकत नजर ना आए, क्योंकि ईरान भी यही इंफॉर्मेशन लेता है। और यकीनन अमेरिका के पास तो इससे ज्यादा एडवांस सिस्टम्स है, ईरान के पास भी है, क्योंकि ईरान जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज सैटेलाइट से इस्तेमाल करता है, तो इसलिए उनके पास भी काफी इसमें आजादी है, उनके पास भी काफी इंफॉर्मेशन है। बल्कि अब तो चीन में ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि वहां पर प्राइवेट कंपनियां अमेरिकी फौज की नकलो हमल की खबरें दे रही हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट में कल उनकी लीड खबर थी कि जी चाइना में आम कंपनियां अब यह खबर दे रही क्योंकि उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा को मिलाकर वो बिल्कुल प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कहां पर किसकी कितनी फौज पड़ी हुई है। ईरान को इससे भी फायदा पहुंचा है और अमेरिका में यही खदशा है। जंग का महाज भी गर्म है। जंग में भी आज ईरान ने इसराइल में काफी बड़े बड़े हमले किए हैं। एक हमला जो बड़ा सिग्निफिकेंट है वो ईरान में उनका इसराइल में उनका एक इलाका है, पेता तिकवा, वहां पर उन्होंने एक डिफेंस कंपनी को निशाना बनाया। उनकी डिफेंस फैक्ट्री थी, उसका कारखाना था, एरोसोल एविएशन सॉल्यूशंस, उनकी फैक्ट्री को निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। ये जो फैक्ट्री है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो पायलट्स हैं, वो पायलट्स जो कि लड़ाका तैयारे चलाते हैं, जो हेलमेट्स वो पहनते हैं वो बड़ी स्पेसिफिक हेलमेट्स होती है, बड़ी हाई टेक होती हैं। ये कारखाना वो हेलमेट्स बनाता था, ये बॉम्ब्स के मुख्तलिफ बम के कंपोनेंट्स बनाता था, ड्रोन्स बनाता था इसराइली फोर्सेस के लिए और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, और ड्रोन्स के पार्ट्स भी बनाता था। उस कारखाने को आज ईरान ने तबाह कर दिया। साथ ही जो बाकी मुख्तलिफ इलाके हैं, कुवैत पर भी हमले हुए हैं आज, बहरीन पर भी हमले हुए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि हमने मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं, और यही हाल, इसी किस्म की खबरें मुत्तहदा अरब अमारात से भी आ रही हैं। तो यूं जंग का महाज भी गर्म है, और मुझे लगता है कि इसमें मजीद शिद्दत आएगी, क्योंकि अगर सदर ट्रंप अपना ये वादा पूरा करते हैं कि जी ट्यूसडे रात 8 बजे के बाद हम ईरान के ब्रिजेस और उनका जितना सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का निज़ाम है, सबको हम निशाना बनाएंगे। और ईरान की जानिब से भी आज बहुत ज़्यादा सीरियस वार्निंग दी गई है। उनका कहना है कि अगर हम पर ऐसे ही हमले किए गए तो हम भी इस रीजन में आग लगा देंगे, हम भी इस खत्ते के तमाम जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाएंगे। अब एक मिनट के लिए आप सोचें कि अगर गर्मी के मौसम में जो ये मिडल ईस्ट का इलाका है, स्पेशली सऊदी अरब हो गया, मुत्तहदा अरब अमारात और दूसरे ममालिक, अगर यहाँ पर इनका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है, उनके पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है, इस गर्मी में यहाँ पर कोई रह नहीं पाएगा। यहाँ पर तो बिल्कुल जिंदगी कोलैप्स हो जाएगी। तो लिहाजा ये जंग बहुत ज्यादा खतरनाक और खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक ऐसे वक्त जब इसराइल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पर भी मुसलसल हमले कर रहे हैं। रशिया ने अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया जो कि उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनमें काम कर रहे थे। और यहाँ ईरान ने भी वार्निंग दी है कि इन हमलों के नतीजे में यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर लीक्स हो सकती हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बन सकती है अगर यहाँ पर कोई ऐसे लीक्स हुए, तो उससे तो यहाँ पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। और जिंदगी
न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उन पर हमलों की वजह से खतरे में पड़ती है, या एक और जगह तरीके से भी खतरे में पड़ती है, और वो है खुराक। इस जंग के नतीजे में जहां पानी और तेल की सप्लाई खतरे में है, वहीं यहां से खाद की सप्लाई खतरे में पड़ चुकी है। दुनिया में खाद की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। मैं मुसलसल 2-3 दिन से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, अमेरिका में खाद की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। आज गार्डियन ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत में अब इस खौफ का इजहार किया जा रहा है कि इंडिया में शायद खुराक का बहरान, ग़िज़ाई किल्लत शुरू हो जाए, क्योंकि वहां पर जो उनकी जो फर्टिलाइजर की जरूरियात हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है। बहुत बड़ा हिस्सा उसका सऊदी अरब से आता है। सऊदी अरब वो काफी ज्यादा फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है, मेजर एक्सपोर्टर है। और इसीलिए भारत में जब से जंग शुरू हुई है, तो वहां पर कोई जो खाद की कीमतें उनमें 50% तक इजाफा हुआ है। याद रखिए कि 2024 में भारत ने कोई 11 अरब डॉलर की खाद इंपोर्ट की थी। अब आप सोचिए कि अगर उसमें 50% इजाफा होता है, तो एक तो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, किसानों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता है, हुकूमत पर दबाव बढ़ता है कि वो इनको सब्सिडी दें। और बहुत सारी जगहों पर किसान इस बात पर सोच रहे हैं कि क्या वो अपनी फसलें अगर दोबारा बुवाई करेंगे तो कैसे करेंगे। कुछ जगहों पर तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जबकि डीएपी और मोनो पोटाशियम समेत जो दरामती खाद है, उसकी मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कीमतें भी बढ़ गई हैं, और किसान बहुत ज्यादा परेशान है भारत में। पाकिस्तान में भी जो यूरिया है, जो खाद है, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। मेरे वो दोस्त जो कि यानी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं, मैं उनको भी दावत दूंगा कि कमेंट में जरूर लिखिए कि कितनी आपके यहाँ कीमत बढ़ी है, क्योंकि मैं जो रिसर्च कर रहा था तो कह रहे हैं कि जो हमारा फी किलो बैग है, जो फी किलो कीमत है, वो कोई 150 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है पाकिस्तान में भी। लेकिन पाकिस्तान शायद जो ओवरऑल जो ये फर्टिलाइजर का जो शौक है, जो कि इंडिया में तो महसूस किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी किसी हद तक महसूस किया जा रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान की हालत भारत से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भारत अपनी जरूरियात का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो इम्पोर्ट से पूरा करता है। पाकिस्तान भी इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल, यानी गुज़श्ता नहीं, 2024 में 825 मिलियन डॉलर की खाद इम्पोर्ट की थी, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आया था। लेकिन पाकिस्तान तकरीबन अपनी जो खाद की जरूरियात है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 90% जो है वो अपने मकामी जराए से पूरी करता है, क्योंकि पाकिस्तान में खुद खाद की प्रोडक्शन काफी है। लेकिन श्रीलंका जैसे ममालिक भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, जहां पर के कुछ इलाकों में इत्तलात ये हैं कि किसानों ने बवाई ही रोक दी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास ना तो खाद होती है, ना ही तेल और गैस की कीमतें हैं कि जो हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो वहां पर मामलात काफी बिगड़ रहे हैं। तो यूँ खौफ ये है कि इस पूरी सूरत हाल में एक खुराक का एक मसला बन सकता है। पाकिस्तान में भी बन सकता है, और भारत में भी बन सकता है, श्रीलंका में भी बन सकता है, पूरी दुनिया में बन सकता है, क्योंकि इसके असरात अमेरिका में भी महसूस किए जा रहे हैं। एक और असर जो पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है इस जंग का, जो कि आज मैं देख रहा था, रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तानी मीडिया में, और वो मेरा ख्याल है काफी डेंजरस है। वो ये है, वो कहते हैं कि जी इस साल के पिछले, यानी जो हमारा फिस्कल ईयर है, उसके अंदर हमारे पिछले अगले यानी पिछले 9 माह के दौरान 90% फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानी डोमेस्टिक बॉन्ड्स में की गई थी, उसका 90% निकाला जा चुका है। यानी जिन लोगों ने बाहर से इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल लिया है। कुछ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि आज डॉन ने रिपोर्ट किए हैं, विच आर वेरी वेरी आई थिंक अलार्मिंग। वो कहते हैं कि जो टी बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स जो हैं, उसके ऊपर इस वक्त जो मुनाफा हुकूमत दे रही है, कोई 11.5% है। लेकिन कहते हैं कि अभी जब ये प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जितना अगर ये बढ़े, मजीद इसमें इजाफा हो और ये जंग खत्म ना हो, तो ये जो प्रॉफिट पाकिस्तानी हुकूमत दे रही है, स्टेट बैंक दे रहा है, वो शायद इसको देने में नाकाम हो जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर के जो पहले 9 माह हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट में इनफ्लोस थी, वो कोई 886 मिलियन डॉलर की थी, जबकि आउटफ्लोज यानी जो पैसा विड्रॉ किया गया, तो वो कोई 794 मिलियन डॉलर का था। तो गोया जितना पैसा लोगों ने बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, उससे थोड़ा सा कम पैसा लोगों ने पाकिस्तान से बाहर निकाला। तो पाकिस्तान में नेट इनफ्लो पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट में 9 महीनों में कितनी आई? सिर्फ 93 मिलियन डॉलर्स, विच इज नथिंग, इट्स पीनट्स। और साथ जो स्टेट बैंक है, उसमें पाकिस्तान के ऊपर अभी एक और प्रेशर भी आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 3.5 अरब डॉलर मुतहदा अरब अमारात को वापस कर रहा है, वो एक प्रेशर है। और याद रखिए कि पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा चीन और सऊदी अरब का पैसा है। अगर वो दोनों भी विड्रा कर लें, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? इस सवाल का जवाब आप खुद ही लिख दीजिएगा। लेकिन जो एक और बहुत ज्यादा सीरियस मसला है, वो ये है कि ये किन किन मुल्कों ने पाकिस्तान से पैसा निकाला है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो सबसे ज्यादा पैसा जिन मुल्कों ने निकाला, उसमें बरतानिया से जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने पाकिस्तानी बॉन्ड मार्केट से 281 मिलियन डॉलर निकाले। यूएई ने 209, बहरीन ने 170, सिंगापुर ने 77.6,
और अमेरिका ने $32 मिलियन पाकिस्तान बॉन्ड मार्केट से विड्रॉ किए। जबकि एक और बहुत ज्यादा अलार्मिंग नंबर यह है कि मार्च के महीने में जो ट्रेजरी बिल्स हैं उससे विड्रॉ कितने किए गए पैसे, $227 मिलियन। और पाकिस्तानी ट्रेजरी बिल्स में कितनी इन्वेस्टमेंट आई इसी दौरान में, यानी 27 दिनों में, मार्च के, सिर्फ $19 मिलियन। तो आप देखिए कि पाकिस्तान से पैसा बड़ी तेजी से निकाला जा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत तेजी से निकाला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान के लिए काफी मसाइल में इजाफा हो सकता है, बल्कि शायद हो चुका है। लेट्स होप कि मामलात मजीद बिगाड़ की तरफ ना जाएं, लेकिन लगता है कि हमें अपनी कमर कसनी होगी, तैयारों के बजाय आम आवाम को रिलीफ देना होगा। क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? क्या ये कुछ कर रही है? इसका सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर दरखास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मैंने कल भी अर्ज किया था कि ऑलमोस्ट 30% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो उन सबसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। इससे चैनल की रीच बढ़ती है। ये जो इल्मी बहस मैंने शुरू की हुई है इसको हम इसी तरीके से फैला सकते हैं, जिसमें आपकी मदद दरकार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।